हेलो डियर। स्वागत है आप लोगों के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप सभी को गुड इवनिंग। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो डियर, फाइनली जो है आज हम आपके लिए हिंदी में समास जो टॉपिक है उसे लेकर आए हैं। और आज की इस हिंदी क्लास में समास को एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे ढंग से पढ़ाने का मैं कोशिश किया हूं, आपको समझाने का कोशिश किया हूं। और आपके मन में जो भी डाउट रहते हैं, जो पॉइंट को लेकर के, उसे एकदम से खत्म करने का कोशिश किया हूं। यानी कि ओवरऑल बात करें तो ये हिंदी में समास का पूरा पैकेज है। एक बात ध्यान रखना, मैं जब सिलेबस भी डिस्कस किया था तो उस टाइम भी बताया था कि ये जो समास एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ओवरऑल बात करें तो आपका हिंदी में कितना वेटेज है? 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कितने? 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। बट लेकिन यहां पे भी समास आपके 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। यहां पे समास जो है आपके 2 मार्क्स देने वाला है। यानी कि ओवरऑल बात करें तो ये आज 25 से 30 मिनट का जो लेक्चर है, इसे आप देख लेते हो तो फाइनली कहीं ना कहीं आप ये 2 नंबर आराम से गेन कर लोगे। और 2 नंबर गेन करना कोई आसान बात नहीं है। 1 नंबर से बच्चे जो हैं काउंसलिंग से छूट जाते हैं, एडमिशन से चूक जाते हैं, और बात तो आ रही है यहाँ पे 2 मार्क्स की। तो चलो आज फाइनली हम शुरू ही कर देते हैं और पढ़ते हैं कि ये समास है क्या, समास की कितने भेद हैं, कौन कौन से समास हैं, और उन समास को एग्जाम्पल जो दिए रहते हैं, जो क्वेश्चन रहते हैं, उसे कैसे पहचाने, क्या तरीके हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, इन चीजों पे बात करेंगे। उनसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है आपको देनी है हमें, जो एकदम ध्यान से सुनिएगा उस इंफॉर्मेशन को। वह ये है कि प्यारे, एक बात ध्यान से सुनो कि ओवरऑल सिलेबस आपका कंप्लीट होते जा रहा है। रह गया एक बड़ा सेक्शन में आपका जीएस और मैथ। बात करें जीएस में तो जीएस में आपको पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है। ये 3 सब्जेक्ट का ओवरऑल पैकेज आपका जीएस कहलाता है। यानी कि जनरल साइंस पढ़ना है मोटे तौर पे। तो जनरल साइंस की लेक्चर जो है मैं रेडी कर चुका हूं, और कल जो है इसी टाइम पे जो जबकि आपकी क्लासेस चलती हैं, उसी टाइम पे वह भी क्लासेस आपकी शेड्यूल्ड है। और एकदम वह लेक्चर आपका कम से कम ओवरऑल बात करें तो 7 से 8 घंटे की लेक्चर है, क्योंकि पूरे तीनों सेक्शन को पढ़ाना टाइम मांगता है। और आप समझ सकते हो कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जिसको एक्सप्लेन करने में कुछ समय लिया है। और वो जो समय लिया है, इसके कारण ही इस वीडियोस का लेंथ जो है इंक्रीज हुआ है। तो फाइनली उस लेक्चर को आप देखिएगा। ओवरऑल मैं बात करूं तो एकदम आपको जनरल साइंस का वो पैकेज है, एक याद रखना, 1 शॉट लेक्चर, 1 शॉट लेक्चर। बहुत डिमांड थी ना आप लोगों की, एकदम मजे से लो और 1 शॉट लेक्चर लो, ठीक है। कल जो है 1 शॉट लेक्चर जो उसका आ जाएगा। उसके बाद हिंदी का भी मैं सोच रहा हूं जितने भी चैप्टर बचे हैं उसको भी 1 शॉट लेकर के मैं कंप्लीट ही कर दूं हिंदी को। उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और बच जाएगा हमारा मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसको भी निपटा लेंगे, ठीक है। तो चलो आज पहले समास को शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं प्यारे यहां पे समास। हिंदी में समास जो होते हैं, एकदम मैं बता रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यही 6 समास है जिसके बारे में हमको ओवरऑल पढ़ने हैं ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये समास जो शब्द है, आखिर है क्या? ये क्या है ये समास? देखो, समास जो कहते हैं संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण को ही हम क्या कहते हैं? समास। यानी कि कोई बड़ा हो उसको संक्षिप्त करके सामने प्रस्तुत करना समास कहलाता है। ओके, ओवरऑल यही आपका क्या कहलाता है? समास कहलाता है, संक्षिप्तीकरण।
यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द को समास कहते हैं। दो शब्द या दो से अधिक, तीन हो, चार हो, पांच हो या 10 या अनेक। ये तो डायरेक्ट ये दे रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध जब बनता है, बनने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और ये समास कितने होते हैं, ये 5 और एक 6 होते हैं। ओवरऑल 6 हमारे समास है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ समास, यानी कि समास के पहले प्रकार को। पहला प्रकार है हमारा द्वंद्व समास। ध्यान से सुनना, द्वंद्व। देखो, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कठिनाई आपको फील हो रही है ना, एकदम। जब मैं भी पढ़ा करता था और अभी भी पढ़ता हूं, तो अब तो मैं थोड़ा सा सोचने समझने की क्षमता वृद्धि हो गई है, तो मैं समझ लेता हूं और उसको मैं फाइंड कर लेता हूं कि मुझे कैसे समझना है, नहीं समझना है। बल्कि मैं भी टीचरों और बुक की मदद से ही समझता हूं। मैं कोई गॉड गिफ्टेड नहीं हूं कि मेरे अंदर वो पूरी क्वालिटी और क्वांटिटी जो फुलफिल है, ठीक है। मुझे भी वो गेन करना पड़ता है। जैसे कि आप अभी हमारे थ्रू गेन कर रहे हो, मैं भी किसी के थ्रू गेन करता हूं। आप भी किसी बुक के और रिसोर्स के माध्यम से गेन करते हो इन सब चीज़ों को। मैं भी किसी बुक और रिसोर्स के माध्यम से इन सब चीज़ों को गेन करता हूं और फाइनली आप तक लेकर आता हूं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आता हूं। देखो, बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास का डिफिनेशन जो है प्रकट कर रहा है, डायरेक्ट ये प्रस्तुत कर रहा है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों का उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों प्रधान होते हैं। प्रधानता मतलब ही होता है प्रमुख, उत्तम, प्रधान। देखो, यानी कि पूर्व पद तो आप समझ रहे हो, यानी कि पूर्व मतलब पहले। ओके, उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़े हैं ना, तो उस टाइम हम बताए थे ना, उत्तर वैदिक काल मतलब होता है वैदिक काल के बाद वाला काल, उत्तर वैदिक काल कहलाता है। यानी कि पूर्व के बाद जो आएगा वो उत्तर कहलाएगा, उत्तर पद। यानी कि जब दो पद हो तो पहले पद के बाद जो पद आएगा वो उत्तर पद कहलाएगा। तो ये दोनों पदों की प्रधानता जहां दिखे वह क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। यानी कि फाइनली अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना है आप, कि जैसे कि माता और पिता, भाई और बहन, चाचा चाची, दादा दादी, इन दोनों पदों की बात करें, या तो पूर्व या तो या तो पूर्व या तो उत्तर, या उत्तर या पूर्व, दोनों पदों में प्रधानता आपको दिख रही है या नहीं? क्या दादा और दादी, क्या दोनों पद प्रधान नहीं है? माता और पिता दोनों पद प्रधान नहीं है? राधा कृष्ण दोनों पद प्रधान नहीं है? राम सीता दोनों पद प्रधान नहीं है? एकदम दोनों पद प्रधान है। तो ये समझ गए। बट कुछ ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेगा जहां पे आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या ये दोनों पद प्रधान हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं 2 ट्रिक दूंगा आपको। एकदम इस 2 ट्रिक से एकदम बेहतरीन ढंग से आप द्वंद्व समास से कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके आप ट्राई करना लगाने के लिए एकदम लगेगा 100% सही। मैं कह रहा हूं कि निश्चित आप जितने भी क्वेश्चन लगाओगे उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि वो रॉन्ग हो जाए। बट जो चीजें मैं बता रहा हूं उसे फॉलो करोगे तो। पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है, यहां पे देखोगे तो थोड़ा सा यहां पे मैं पेन का यूज करूं, तो पेन का यूज करूंगा तो यहां पे आपको एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो यहां पे आप देखो, ये जो पहला ट्रिक है आपको कह रहा है कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह, योजक समझते हो ना, हाइफन, ये ऐसे वाला, ठीक है, यहां पे जो दिया है योजक चिन्हों का लोप होता है, योजक चिन्हों का लोप होता है। ये पहला। देखो, पूरा क्लियर तो मैं एग्जांपल देने के बाद और एग्जांपल के थ्रू ही कर सकता हूं, और उसके बाद जब आप एग्जाम्पल देखो उसके बाद एकदम क्लियर कट हो जाएगा। सेकंड है हमारा द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है, और जिसे इंग्लिश में एंड कहते हैं ना बाबू, एंड। बट हम लोग अभी तो हिंदी पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी हिंदी पढ़ रहे हैं। एक बात बता दे कि किसी किसी बच्चा को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड बोलता हूं,
ठीक है, मेरे पास ये इस बात पे कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर या भाई थोड़ा स्लो बोला कर। चलो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा धीमे बोलूं। मेरा मानना यह है कि अगर आपको इतनी स्पीड पे समझ में आ जा रही है तो फिर मैटर नहीं करता कि मैं कितना स्पीड बोल रहा हूँ। अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा नॉर्मल से बैक चले जाना और कम कर लेना है। बाकी मैं आपके बातों को एकदम सीरियस मुद्दे से लूंगा और इस पे अमल करूंगा कि एकदम स्पीड को मेंटेन करके मैं बोलूं और स्पीड मेंटेन रखूं। ठीक है, फाइनली मैं उम्मीद करता हूं और ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे समझाने और मेरे कंटेंट में आपको कोई कमी ना रहे। मैं स्पीड बोलता हूं या स्लो बोलता हूं वो मैटर नहीं करता, वो यूट्यूब के पास वैसा फीचर है जो आपके कंट्रोल में है और आप उसे अपने कंट्रोल में लेकर के अपने हिसाब से जो भी चाहो कर सकते हो। बट ये दो चीजें कंट्रोल में तो नहीं है, बट उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट। जब आपका भाई है तो फिर वहां तक जाने की नौबत नहीं आने देंगे। ठीक है, तो दूसरा ट्रिक है कि समास में और विभक्ति का लोप होता है। ओके, फाइनली चलते हैं, देखते हैं कि क्या है, एग्जाम्पल कैसे है। अब हम लोग देखो, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण में जैसे पहले ही आया, जो शब्द सबसे प्यारा होना चाहिए एक बेटे के लिए, माता और पिता। ध्यान से सुनो, ये जो लोप की मैं बात कर रहा, देखो माता पिता जो है इसमें हाइफन आ रहा है। अब डायरेक्ट यहां पे बिंदास, बिना कुछ सोचे, बिना दिमाग पे प्रेशर दिए और बिना एकदम हिचकिचाहट को पाले आप आराम से द्वंद्व समास ऑप्शन चुनेंगे और 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है द्वंद्व समास से तो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि समास से क्वेश्चन आना है, इसका मतलब ये है कि द्वंद्व से समास से क्वेश्चन आना है। ओके, क्योंकि मैं 3 साल हो गए हमें टीचिंग करते हुए CHS के लिए, तो उसके बेस पे मैं आपको इतना तो बता सकता हूं मेरे भाई कि आपके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। ठीक है, जिसपे किस चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस चीजों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ देखो, एक मैं ही नहीं, आप भी जिस क्षेत्र में उतर जाओगे और उसमें कुछ दिन काम कर लोगे, उसका अनुभव जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप भी प्रिडिक्ट कर दोगे कि बाबू आगे इस प्रकार से होने वाला है, बट किस बेस पे, प्रीवियस बेस पे। और बट मेरे भाई ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बशर्ते मैं तब भी बता रहा हूं। राधा कृष्ण, क्या है, राधा कृष्ण, यहां पे राम कृष्ण है, नो प्रॉब्लम। राम और कृष्ण ये दोनों के दोनों पद जो है प्रधान है, और देखो इसमें बीच में हाइफन भी है और एंड है। ये दोनों जहां दिखे दो पदों के बीच में, आप समझ लेना द्वंद्व समास वहां पे आ चुका है। भाई बहन, पुण्य पाप, धर्म अधर्म। ठीक है, ये क्या है ये क्या है, एक चीज यहां पे आप यहां पे एक चीज सोचना, तुम मेरे प्यारे थोड़ी सी अपने मस्तिष्क को डेवलप करो, फैलाओ मेरे भाई। मैंने कहा पुण्य पाप, मैंने कहा धर्म अधर्म, क्या कहा, सुख दुख, 3 एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। पहले मैंने कहा पुण्य पाप, फिर मैंने क्या कहा, सुख दुख, फिर मैंने कहा कि धर्म अधर्म, आत्मा परमात्मा। देखो एक बात यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो पूर्व पद है वो और उत्तर पद है, एक दूसरे का विलोम है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, एकदम समझो क्या है, एक दूसरे का ये विलोम है। तो जब ये भी आपको एक ट्रिक मिल गया कि जहां पे एक दूसरे का विलोम पद दिखे इस प्रकार, तो आप क्लियर कर लो ना कि क्या है, द्वंद्व समास है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि द्वंद्व समास क्लियर हो गया है आपका, मेरे एंड से क्लियर। और मैं इतना तो कोशिश जरूर किया हूं कि मेरे प्यारे आपकी ओर से भी क्लियर हो, और ये क्लास करने के बाद फिर आपको पढ़ना ना पड़े,
कि द्वंद्व समास होता क्या है। फाइनली आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे है द्विगु। द्विगु, अब देखो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक, मैंने पढ़ाया है संख्यावाचक सर्वनाम हो, वह द्विगु कहलाता है। यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी कि जो भी शब्द आए उसमें आगे अगर संख्यावाचक लगा हो, संख्या का बोध होता है, वह द्विगु कहलाएगा। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। किसकी? द्विगु समास जो है इसमें संख्या की प्रधानता होती है। ये बात यहां ध्यान रख लो। यहां देखो, अब यहां पे एग्जाम्पल की बात करें यहां पे, तो पहला है नवरत्न। नवरत्न, ध्यान सुनो, नवरत्न। नवरत्न यानी कि रत्नों का, नौ रत्नों का समूह। सप्तद्वीप, द्वीप तो समझ रहे हो ना, द्वीप, द्वीप समझ रहे हो ना। और सप्त की 7 होती है, सप्त मतलब 7, द्वीप तो समझ रहे हो। यानी कि एक प्रकार से आप उन शब्दों का खंडन करके देखोगे तो अगर एक पद आपको संख्या का बोध करा रहा हो और दूसरा पद और किसी चीज का बोध करा रहा हो, तो आप वहां पे क्लियर कर लेना कि ये दोनों मिलाकर के द्विगु ही कहलाते हैं। क्या मैंने कहा कि यह एक शब्द है। अब देखो, पहला पूर्व पद जो है यहां पे आपका क्या कहला रहा है? संख्या का बोध करा रहा है तोड़ने पे। और ये सेकंड वाला जो पद जो निकल रहा है तोड़ने के बाद, ये किसी और चीज का बोध या किसी और चीज के बारे में बता रहा है, तो ये दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा? आपको द्विगु समास कहलाएगा। यानी कि त्रिभुवन, त्रिनेत्र, ये क्या है? त्रि मतलब 3, भुवन समझ ही रहे हो, सप्त मंजिल, सप्त मंजिल, मंजिल समझ रहे हो ना, और सप्त 7। ओके, वो रहा। थर्ड हमारा कर्मधारय समास, यानी कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। मैं पढ़ाया हूं आपको विशेषण विशेष्य, वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। यानी कि पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद आपका विशेष्य हो। ट्रिक देखो, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। ओवरऑल 6 समास हैं और 6 समास में विशेषता कर्मधारय समास ही बताता है। बात करें एग्जाम्पल की, काली मिर्च, यानी कि काली है जो मिर्च। ओके, काली मिर्च, काली हो जो काली है जो मिर्च। ओके, नील कमल, नीला है जो कमल। ओके, फाइनली बात करें थर्ड पे, पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीतांबर कहलाता है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली चंद्रमुखी। आप कह दो राजू की गर्लफ्रेंड चंद्रमुखी है, क्या है? सोहन की गर्लफ्रेंड चंद्रमुखी है, यानी कि सोहन की गर्लफ्रेंड जो है वह चंद्र के समान मुख वाली है। भाई बड़ी बात हो गई, यही बात है। तो ये जो है विशेषता बताएगा, कर्मधारय समास क्या बताएगा? विशेषता बतलाएगा। और मैं बार बार कह दूं कि मोर देन प्रैक्टिस, इनफ प्रैक्टिस करो, जितना हो सके ना उतना प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस का समय आ चुका है। प्रैक्टिस ही आपको सक्सेस के उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां आप जाना चाहते हो। ये रोज रोज का पढ़ना, रोज रोज का रटना क्या है? कुछ नहीं। प्रैक्टिस ही आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। क्या है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र? क्या है? आपका प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस के बिना आप किसी भी एग्जाम में फाइट नहीं कर सकते। ओके, तो प्रैक्टिस इनफ करो, जितना हो सके उतना करो। ओके, आगे अव्ययी भाव समास की बात करें तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता। यानी कि ट्रिक, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव कहलाता है। सर पूछो कि उपसर्ग क्या है? जो शब्द के आगे लगा रहे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहां पे आजीवन, यानी कि यहां पे आ जो है जीवन, इसको भी तोड़ो, तोड़ोगे तो आ जो लगेगा ये आपका उपसर्ग कहलाएगा। यथा स्थान,
यथा क्या है? उपसर्ग है। यथा क्या है? उपसर्ग है, और जिस शब्द में उपसर्ग लग जाए वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। बात करते हैं प्रतिदिन, सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रति और दिन। दो पद हैं, एक है प्रति और एक है दिन। प्रतिदिन की बात करें तो प्रति क्या है? हमारा उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। देखो हमें पढ़ना है प्रत्यय और उपसर्ग। मैं पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, और कोई पढ़ाएगा नहीं। प्यारे आप हमसे जुड़े हो और हम पे उम्मीदें लगाकर बैठे हो कि भैया कुछ बता देंगे तो मेरा कुछ भला हो जाएगा, तो मैं वो करूंगा और मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। अब देखो कुछ ऐसे चीज भी अपवाद में आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा कि यहां पे हाइफन लगा रहे तो आप समझ लोगे कि द्विगु समास है, बट आपको अव्ययी भाव समास में भी ऐसे देखने को मिलेंगे, बट डिफरेंस तो कुछ रहेगा। कहोगे कि भैया बता दो सीधे सीधे कि क्या डिफरेंस है। सुनो, डिफरेंस बस छोटा सा है। क्या रहेगा डिफरेंस? डिफरेंस बस इतना रहेगा कि दोनों पद रिपीटेड वर्ड रहेंगे। दोनों पद रिपीटेड शब्द रहेंगे। यानी कि यहां देख रहे हो रात रात, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। और यहीं पे अगर रहता रात और दिन, विपरीत विलोम, तो द्वंद्व। दिन दिन, तो यही बात है। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। जिन समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे पद का बोध होता है, उसे बहुब्रीहि कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो पदों के बेस पे पूरे समास को कवर किया। ये आया हमारा तीसरा पद भी इंक्लूड कर रहा है। फाइनली अगर बात करें तो दो पद की क्या करते हैं बता दो मुझे जरा। दो पदों से, दो पद जो हैं उसकी उच्चारण से हमें तीसरे पदों का बोध हो रहा है, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। दशानन, दशा और आनन। दशा मतलब क्या होगा? अब देखो कोई बच्चा ऐसा होगा कहेगा दशा सर बताए थे, फाइंड करो और टूटे, दोनों दो भाग में टूटे, तो पूर्व पद अगर संख्या का बोध करा रहा है और दूसरा किसी अन्य का, तो सर तो बताए थे, भैया बताए थे कि भाई ये तो द्विगु कहलाएगा। ओके ओके, आई एम राइट। ओके, आप सोचोगे ना, बट फिर मैं यहां पे भी तो बता रहा हूं कि बहुब्रीहि समास में, अब देखो यहां जब आओगे आप, मैं द्विगु की बात कर रहा हूं। सप्तद्वीप, अब सप्तद्वीप कहने से कोई अन्य चीजों की विशेषता तो यहां पे क्लियर नहीं हो रही है। सप्त मंजिल या किसी अन्य चीजों की विशेषता को यहां प्रस्तुत किया जाता है, प्रकट हो रहा है, तो कहोगे नहीं 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 ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो वही मैं यहां पे समझा रहा हूं। आओ यहां पे, अब आओ बहुब्रीहि पे। तो बहुब्रीहि, अब देखो दशानन, दशा, दस, आनन, आनन मतलब मुख, तो दशानन यानी कि 10 मुख है जिनके, अर्थात रावण। यानी कि हम तो कह रहे हैं दशानंद, दशानंद कह रहे हैं ना, बट कहने का तरीका तो है कुछ और। लेकिन हम डेडिकेट किसे कह रहे हैं, कर रहे हैं? हम डेडिकेट किसे कर रहे हैं? रावण को ही ना कर रहे हैं भाई। अब देखो फ्रेंड में जब कुछ नोक झोंक होती है तो कुछ ऐसे बोल बोले जाते हैं, उसके बारे में बोला जाता है, बट जिससे झगड़ा हुआ रहता है, बट ऐसा लगता नहीं है कि उसके बारे में बोला जाता है। लेकिन वो भी आपका दोस्त है, वो समझ जाता है कि भाई हमारे ही बारे में बोल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ही समझ लो। मैं जहां तक हो सकता है और जहां तक मुझसे हो रहा है वहां तक मैं क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूं कि प्यारे आपको ये समास समझ में आ जाए, क्योंकि मैटर यहां 2 नंबर की है और 2 नंबर हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो हमारे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मेरे अंदर जो गुण है मैं उससे अच्छा ही सिखाने का कोशिश करूंगा आपको, ना कि अपने जैसा और ना ही अपने से नीचे। बस मैं उठाता हूं, स्थिर और नीचे की तरफ नहीं। मुझे वो पसंद ही नहीं है, स्थिर रहना और लो नीचे जाना। ना ही मैं स्थिर रहता हूं, ना ही स्थिर रहना सिखाता हूं।
उठते रहो जीवन में, और इतना उठो, उठते 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 एक ऐसा समय आए कि भगवान कहें कि प्यारे अब तुम्हारा टाइम हो गया है, अब तुम चलो। नहीं तो इतना उठ जाओगे कि फिर जीवन में फिर उतना कोई उठने लायक नहीं है। तो इस प्रकार से जीवन के दायित्व को समझो और उसका निर्वहन करो। जीवन में कुछ है नहीं, आज नहीं तो कल सबको जाना है, मर जाना है। तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जीवन पर्यंत तुम्हें याद किया जाए। अब कुछ ऐसा नहीं कर जाना कि तुम यानी कि फालतू की काम कर। मैं एक बहुत बड़ी शब्द आ रही थी बट उसको मैंने रोका। नेक्स्ट है नीलकंठ। नीला कंठ है जिसका, अब देखो इसके थ्रू किसको डिनोट किया जा रहा है, किसको डेडिकेट किया जा रहा है। नीला हो कंठ, जिसका ये वाला कंठ दिख रहा है ना मेरा, बस इसी प्रकार से। तो ये भोलेनाथ के लिए बात हो रही है, शिव जी के लिए हर हर महादेव। आप लोग अभी ये ट्रेंड कर रहा है महाकाल, बट एक बात सोचना, यहाँ पे आ गई भगवान की बात। ये महाकाल जो है ना, वो शंकर जी नहीं है, वो शिव जी नहीं है, वो भोलेनाथ नहीं है। महाकाल इनका एक बहुत ही बड़ा भक्त है, शिव जी का, भोलेनाथ का, महादेव का। तो वो महादेव तो नहीं है बट भक्त है। और एक बात ऐसा माना जाता है धर्म में, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और हम हिंदू हैं, तो थोड़ी बहुत जाननी हमारे लिए जरूरी है कि अगर आप भगवान से ज्यादा अगर भक्त की सेवा करते हैं तो भगवान तक रास्ता मार्ग ऑटोमेटिक ही खुल जाते हैं। तो ये धार्मिक कुछ चीजें हैं, बट आते हैं अपने टॉपिक पे। लंबोदर, लंबोदर, लंबा हो उदर अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण की बात कर रही है, उसे ही गिरिधर कहते हैं। तो यहां पे ओवरऑल मैं पूरी चीजों को समझाया। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे हमारा नेक्स्ट और लास्ट हमारा आ रहा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो देखो, जिस समास में पूर्व पद गौण हो, गौण मतलब लुप्त हो जाए, वो ठीक है, गौण हो, और उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष कहलाता है। इस तत्पुरुष के भी 6 भेद हैं, यहां पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा। पहला है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। एकदम इजी है, एक एक करके इसे भी समझ लेते हैं। पहले देखते हैं यहां पे कर्ण तत्पुरुष, कर्म, कर्म तत्पुरुष। देखो ट्रिक है कि को का लोप होता है, कर्म को, कर्म को। ऐसा शब्द जहां पे आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो वहां पे को का लुप्त हो, यानी कि जब उससे एक्सप्लेन करो, तोड़ो मड़ोड़ो फोड़ो पटको, तो वहां पे को का उपस्थिति आ जाए तो वह समझ लेना कि कर्म तत्पुरुष है। जैसे कि मत दाता, यानी कि मत को देने वाला, मत दाता, मत दाता। गिरह, गिरह कट, यानी कि गिरह को काटने वाला गिरहकट कहलाता है। ओके, तो फाइनली ये आप समझो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। फाइनली मैं सोचा हूं कि आपको इसी संडे को एक टेस्ट लूं, और टेस्ट जो है आपका एप्लीकेशन पे ही होगा, तो उसे इंस्टॉल कर लो। ओके, बात करें करण तत्पुरुष, तो ट्रिक क्या है, जहां पर करण कारक चिन्हों का लोप हो। अब करण कारक तो आप जानते नहीं हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर्ता कारक कारक विभक्ति चिन्ह को ही पढ़ाने का कोशिश करूंगा, या किसी और चैप्टर में इंक्लूड करके उसे भी कंप्लीट करा दूंगा। बशर्ते यहां पे समझा देता हूं कि जैसे से करण, करण कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है वह होता है से होता है, यानी कि जन्म जात से, यानी कि जन्म से उत्पन्न। मुंह मांगा, मुंह से मांगा,
गुणहीन, गुणों से हीन, ठीक है। तो इस प्रकार थर्ड है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। देखो जहां पे संप्रदान कारक चिन्हों का लोप हो और संप्रदान चिन्ह होता है के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस प्रकार से होती है विभक्ति चिन्ह, जिसको मैं कल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एकदम कल नहीं, कल नहीं, कल तो आपका जीएस की क्लासेस चलेगा। नेक्स्ट तो यहाँ पे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए जो भूमि है युद्ध भूमि। रणभूमि, रण के लिए भूमि, समझ रहे हो ना। आपादान तत्पुरुष, जहां आपादान कारण चिन्हों का लोप, जैसे कि धनहीन, धन से हीन। आपादान और करण का चिन्ह जो होता है से ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है जब टॉपिक कवर करेंगे तो बताऊंगा। तो यहां पे भी आप इंटरलिंक करके वहां भी समझा दूंगा और आप खुद समझ लोगे। धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। जन्मजात, जन्म से अंधा, सॉरी जन्मांध, जात नहीं जन्म आंध, जन्म से अंधा। बस ये दो और बचे हैं, बाकी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो संबंध तत्पुरुष, रिलेशन, संबंध, जहां पे संबंध कारक चिन्हों का लोप हो। संबंध का की होता है, जैसे कि प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। ओके, अधिकरण तत्पुरुष, जहां पे अधिकरण तत्पुरुष, ध्यान से सुनो, चिन्हों का लोप हो, जैसे कि में, पर। नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। और घुड़सवार, घोड़े पे सवार। ये क्या कहलाएगा, अधिकरण तत्व। ये रहा आपका होमवर्क रहा, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि किस समास में शब्दों के माध्यम से संयोजक शब्दों का लोप है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन चाहते हो कि मैं वीडियोस के माध्यम से आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं तो मुझे कमेंट करके बताना, वो भी मैं करूंगा। बट आज के लिए आपका यहीं तक रहा, मेरा और आपका साथ। फिर हम कल आएंगे और कल तो 7 घंटे लगातार पढ़ेंगे, 7 से 7 घंटे जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 14, यानी कि 2 बजे रात तक। फाइनली अगर आप रेडी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और एक बात और कि जीएस की क्लासेस के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे ये भी बता देना। तो प्यारे, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट एंड लव यू।